भारत की छाप है G7 समिट शुरू होने से पहले ही नजर आ रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते करके स्वागत क्यों किया होगा? प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्वागत किया था। जेके बंसल जी, देखिए, जो नमस्ते जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ही इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब कोविड-19 के दौरान में जो प्रिंस चार्ल्स थे उन्होंने भी नमस्ते हाथ जोड़कर किया था, और जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो सभ्यता को बहुत चारों तरफ उनको फैलाया है, और आपने देखा होगा कि G20 के दौरान में महात्मा गांधी की समाधि पर सभी जो नेता आए थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो इस प्रकार से जो मिलेट इंटरनेशनल डे मनाया गया था वो भी हिंदुस्तान के ही शुरुआत में योगा का प्रचार, तो इस तरह से जो एक हमारी संस्कृति और सभ्यता जो बहुत पुरानी है उसको अभी संसार में सब एक्सेप्ट करने लगे हैं, और उसका जो मान्यता चारों तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ वो हिंदुस्तान की तरफ तो हाथ जोड़ना ही, लेकिन वो आपस में भी इस सभ्यता को सब मानने लगे हैं, और इसी वजह से जो है जॉर्जिया मेलोनी वो बहुत प्रभावित हुई हैं इंडियन संस्कृति से, और उसको आगे बढ़ाने में वो योगदान कर रही हैं, और ये फिर सभी लोग इसको मानेंगे। और तो और जब प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे पैसिफिक कंट्रीज में, वहाँ पर उनका पैर छुआ गया था। तो इस तरह जो कुछ हमारी सभ्यता है और जो उसमें आदर सूचक जो जेस्चर्स हैं उनका सभी कंट्री फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे महान सभ्यता है, बड़ी सभ्यता है, और हमको सबको सब इंडियंस को इसके ऊपर बहुत गर्व है, और ये सभ्यता हमारी बढ़ती जाएगी इस तरह से। जी, सभ्यता जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, नमस्ते अगर किया जाता है तो जाहिर सी बात है भारत की संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। लेकिन जो बात मैं अभी जिसका जिक्र कर रही थी, ये जो समिट है ये जेके बंसल साहब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया भर में दो युद्ध चल रहे हैं। एक तो रूस यूक्रेन के बीच में, एक इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के साथ में जो चीन की जो टसल बनी हुई है, उस लिहाज से ये समिट कितना खास है, और क्या इस समिट से कोई सोल्यूशन निकलकर सामने आ सकता है क्या? देखिए, समिट से सोल्यूशन तो निकल कर आता है, आपस में बातचीत होती है, और उसमें एक ये मुद्दा रहेगा चीन के बारे में भी कि जो एशिया पैसिफिक एरिया में, जो पैसिफिक ओशन समुद्र प्रशांत महासागर में चाइना जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वो भी एक मुद्दा रहेगा कि उसको कैसे कंटेन किया जाए। और जो मुद्दे हैं आप देखेंगे कि G7 के अंदर में ज़्यादातर जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं, जबकि G20 में खासकर इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे रहते हैं। तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक के अंदर में जो भारत भी एक पार्टनर है, तो उस चीज़ को लेकर के उसको बहुत एक मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो यूक्रेन रशिया वार है उसके बारे में भी सेंट्रल स्टेज में रहेगा। जो गाजा के अंदर में हमास इजराइल वॉर चल रहा है उसके बारे में भी रहेगा, तो ज़्यादातर ही रहेगा। और ये चाइना का भी इसमें काफ़ी, जो चाइना मदद कर रहा है खास करके जो ईरान को, और पैसिफिक के अंदर में जो ताइवान पे हावी होने की कोशिश, उधर फिलीपींस के अंदर में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, तो उन चीज़ों उनको कंटेन करने के लिए ये उस पर बात होएगी। इसमें जो कनाडा भी है, यूएसए भी है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस और इटली का भी एक स्पेसिफिक रोल है जो एशिया पैसिफिक के अंदर में, और इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। उसके बारे में भी इंडिया के साथ में बातचीत होंगी, और इस तरह से ये मुद्दा चाइना के बारे में बिल्कुल ये इशू सेंट्रल स्टेज पर रहेगा। बिल्कुल इन इश्यूज पर बात होगी, और उम्मीद यही कि सोल्यूशन कुछ निकल पाए। इस तरह की समिट पर निगाहें रहती हैं जब मजबूत शक्तिशाली देश एक साथ बैठकर चर्चा ऐसे मुद्दों पर करते हैं। सोढी साहब, चूंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, 9 साल तक पीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन अपने ही देश कनाडा में उनका विरोध पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। कुछ तो ऐसे हैं जो चर्चा आप कर रहे हैं उन्हें भूतपूर्व पीएम कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है अब इनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। क्या इसमें खालिस्तान का बहुत बड़ा रोल है? खालिस्तान समर्थक की जो छवि बनी हुई है जस्टिन ट्रूडो की, वो नुकसान पहुंचा सकती है। और अब G7 समिट में जब पीएम मोदी से आमना सामना होगा, खबरें ऐसी हैं कि अलगाववाद का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम मोदी। बिल्कुल रत्ना जी, देखिए 1980 से पहले कनाडा और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन सब कुछ बदला 1980 से जब जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पेरे ट्रूडो दूसरी बारी कनाडा के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत से भागे हुए खालिस्तानियों को पनाह देनी शुरू की, और तब से लेके आज तक
भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा खराब होते गए हैं और ज्यादा खराब हुए पिछले 9 साल में, जब से जस्टिन ट्रूडो ने वहां सत्ता संभाली, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की तरह खुले तौर पे खालिस्तानियों को वहां पे जगह दी, उनको जो भी गलत काम करने के लिए उनको उत्साह किया, जिसकी वजह से उन पे ना कभी कड़ी कार्रवाई हुई और हमने देखा कैसे वहां पे भारत विरोधी कई गतिविधियां हुई। लेकिन अभी जैसे कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बारी ऐतिहासिक तौर पर भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और जस्टिन ट्रूडो ने, वो सबसे पहले के कुछ नेताओं में थे जिन्होंने मोदी जी को मुबारकबाद दी, तो मेरी राय में कनाडा को ये जो पिछले 9 साल में ये इन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों को बहुत बढ़ावा दिया, उसको खत्म करना चाहिए। एक नया दौर शुरू करना चाहिए जब कनाडा और भारत की दोस्ती अच्छी हो, क्योंकि कनाडा और भारत की दोस्ती में सबसे ज्यादा फायदा तो कनाडा को है। आज की तारीख में कनाडा के 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में इन्वेस्टेड है पेंशन स्कीम में और म्यूचुअल फंड्स में। तो जितने अच्छी दोस्ती कनाडा भारत के साथ रखेगा उतना ज्यादा फायदा कनाडा को होगा। और दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा की छवि खराब हो चुकी है क्योंकि वो खालिस्तानियों को, जिहादियों को पनाह देता है, इसकी वजह से कनाडा में बहुत आक्रोश है। और अगले साल सितंबर में अगले वहां पे चुनाव है जिसमें आज की तारीख में आंकलन लगाया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को पराजय होगी, वो जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए जस्टिन ट्रूडो को एक कदम आगे लेके भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए जैसे 1980 से पहले होते थे। और क्या उन रिश्तों को दोबारा से मजबूत कर पाने में सिर्फ क्योंकि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है कर्नल सोढी, इसमें दोनों देशों को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी और वो भी बराबर सहभागिता के साथ में, क्योंकि एक तरफा चीजें कभी भी होती नहीं है और एक तरफा चीजें कभी भी सफल होती नहीं है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ऐसी कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है क्या? क्योंकि उनका रुख तो कुछ और रहता है, मुलाकातों में अलग तरीके से दिखते हैं। कर्नल सोढी। रचना जी, जहां तक भारत की बात है, कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो हमारे दुश्मन देश हैं, भारत हमेशा सबके साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। कनाडा के साथ भी हम हमेशा अच्छे रिश्ते चाहते आए हैं। लेकिन अब दायित्व जस्टिन ट्रूडो पे है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत खराब झूठे एलिगेशन लगाए भारत पे पिछले साल और जिसकी वजह से काफी दोनों देशों में एक्रिमोनी हुई, ये समय है जस्टिन ट्रूडो को एक कदम आगे लेने का। अगर जस्टिन ट्रूडो एक कदम आगे लेंगे, भारत 2 कदम आगे लेगा, क्योंकि भारत की ना सभ्यता में, ना संस्कृति में, ना संस्कार में कोई दुश्मनी लिखी है। हम सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। सारे देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और भारत के लिए तो कहा जाता है कि कभी भी ना तो रिश्ते बिगाड़ने के लिहाज से, ना कुछ भी गलत निगाहों से किसी देश की तरफ आगे बढ़कर देखते नहीं, फिर चाहे वो पड़ोसी देश, दुश्मन देश ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई भी जरा भी आंखें टेढ़ी करके देखता है तो फिर उसे सबक सिखाना भी हिंदुस्तान बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन जेके बंसल साहब, यहाँ G7 समिट में जो अलग अलग राष्ट्र के प्रमुख पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरह से चैलेंजेस उनके सामने हैं, लेकिन अगर 2 मजबूत राष्ट्र प्रमुखों की बात मैं करूं इन सभी में, तो एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी नजर आती हैं जिनका अच्छा खासा दबदबा है, अच्छी खासी फॉलोइंग है और वो मजबूत तरीके से अपने पद पर बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इलेक्ट हुए हैं, उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और जो खुशी की बात या जो स्ट्रॉन्गनेस जॉर्जिया मेलोनी की है, अभी जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए हैं, जो राइटिस्ट विंग में उनका दबदबा है वो बहुत मजबूत निकल करके आई हैं। जबकि जो बाकी 6 देश हैं जो जी समिट के जो 6 और हैं, उसमें आप चाहे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ले लीजिए, उनके यहाँ इलेक्शन होना है, उनकी फॉलोइंग काम है। जस्टिन ट्रूडो के बारे में अभी सोढी साहब ने बताया ही है, उनका जाना भी करीब करीब संभव सा ही है। जो मैक्रो हैं वो भी अभी अपना जो एक इलेक्शन में उनको भी सपोर्ट नहीं मिला है, कहते हैं लेम डक प्रेसिडेंट रह गए हैं, उनकी सारी चीज़ों को अपोज किया जाएगा, उनके प्रपोजल को। इसी प्रकार से जो जर्मनी के चांसलर हैं उनका भी कोई इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है और जापान में भी नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए इस मीटिंग के अंदर में अभी भारत का दबदबा काफी ज्यादा है और जॉर्जिया मेलोनी भी स्ट्रॉन्ग है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो G7 के कंट्री थे उनमें से फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा, 4 कंट्री ऐसे हैं इनकी जो इकोनॉमी है वो हिंदुस्तान से भी कम।
पहले जो G7 कंट्री बने थे वो इकोनॉमी के बेस पर बने थे 1975 में। आज की तारीख में हिंदुस्तान उनकी इकोनॉमी को सरपास कर चुका है। तो इन चीज़ों इनको देखते हुए हमारा स्टेटस बहुत हाई हो चुका है और इटली के साथ हमारे खास संबंध हैं। करीब 2 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं। $15 बिलियन का व्यापार होता है। तो और हमारा कोऑपरेशन हर फील्ड के अंदर में है। आगे बढ़ रहे हैं हम तरीके से। जो कुछ चीज़ें कुछ ऐसी सामान हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है, जैसे स्टील है, फार्मेसी है, इस तरह के जो रैनबैक्सी, TCS इन कंपनियां वहाँ पे काम कर रही हैं। जो डिफेंस का सामान और साइंस टेक्नोलॉजी वो इटली से आता है और हमारे साथ में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात है साथ चलने की, जिस अंदर में न्यूक्लियर मटेरियल से संबंधित भी हैं। जो कुछ हमारी 127 जो मैरीन की जो गन्स हैं वो वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। जो लाइट या स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं BSF इस्तेमाल करता है वो भी वहाँ से आती हैं। तो इस जो हमारा जो अभी 2014 में जो ये एक कांड हुआ था, उस समय जो अगस्ता वेस्टलैंड के थ्रू वो बैन कर दिया गया। तो अब बैन उठा लिया गया है और बैन उठाने से व्यापार के संबंध बढ़ गए हैं, जिससे इटली और इंडिया के व्यापार बढ़ता जाएगा और दोनों ही कंट्री सेंट्रल स्टेज पर रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो ये सब चीजें देखते हुए आप देख रहे हैं कि मोदी चूंकि इटली हिंदुस्तान की पहुंचे अहमियत बढ़ती जा रही है। उन्होंने वहां पहुंचकर पोस्ट भी किया है और ये कहा है कि बहुत ज्यादा उत्सुक मैं अलग अलग राष्ट्र के प्रमुखों से मिलने के लिए हूं और उस उत्सुकता के साथ के जो वैश्विक तौर पर जो चैलेंजेस हैं उनका समाधान मिलकर निकाला जाएगा। और साथ ही साथ हमें बड़ा इंतजार रहेगा, चूंकि इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी और PM मोदी के बीच में जब मुलाकातें हुई हैं या फिर खासतौर पर जो वो सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हुई थी। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की थी, चर्चा की थी उस बारे में।